हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल दिशा आईएएस में आपका स्वागत है। प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, चाहे वह पीसीएस का हो, चाहे आरओ 2016 हो, चाहे वह खंड शिक्षा अधिकारी हो, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग संविधान का अध्ययन प्रारंभ करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर होगा प्रस्तावना या उद्देशिका। इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रीएम्बुल। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। पहला प्रश्न है कि उद्देशिका या प्रस्तावना क्या है या यह किसे कहते हैं। दूसरा होगा स्रोत। तीसरा होगा क्या उद्देशिका संविधान का अंग है। चौथा कि क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। और नेक्स्ट प्रश्न होगा, यहाँ लिख देते हैं पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली की व्याख्या। इतने बिंदुओं के अंतर्गत हम लोग उद्देशिका या प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। तो आइए पहला बिंदु हम लोग देखते हैं, उद्देशिका क्या है या उद्देशिका किसे कहते हैं। तो उद्देशिका को स्पष्ट करते हुए सुभाष कश्यप इन्होंने कहा कि यदि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। पुनः 1960 के इनरी बेड़ूवाड़ी केस इनरी बेड़ूवाड़ी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है। पुनः गोलकनाथ केस में गोलकनाथ प्रकरण में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह इन्होंने कहा उद्देशिका संविधान की आत्मा है। तो इन विद्वानों के कथन से प्रस्तावना या उद्देशिका को स्पष्ट किया जा सकता है। सुभाष कश्यप जी ने कहा कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। बेरुवाड़ी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है।
और गोलकनाथ प्रकरण में पुनः न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी ने कहा कि उद्देशिका संविधान की आत्मा है। तो स्पष्ट है कि उद्देशिका जो है यह आमुख है जिसमें इस पूरे संविधान का जो है सारांश है। अर्थात जो हमारा संविधान 22 भाग और 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद या आर्टिकल, यह पूरा 395 अनुच्छेद या 22 भाग जो है यह प्रस्तावना की व्याख्या है। अर्थात प्रस्तावना में ही इन 395 अनुच्छेदों और 22 भाग के सभी सिद्धांतों, कानूनों, आदर्शों का एक स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत कर दिया गया है और उसी की व्याख्या जो है संविधान के 395 अनुच्छेद में किया गया है। यह पूरे संविधान का सारांश है, संविधान की भावनाओं का निचोड़ है या संविधान का दर्शन है, जिसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि देश का शासन किन आदर्शों, किन नियमों या किन सिद्धांतों के आधार पर संचालित होगा या संविधान निर्माता किन भावनाओं को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण कर रहे थे या वो किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते थे, इन सब का एक स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तावना में प्रस्तुत कर दिया गया है। इसीलिए सुभाष कश्यप जी ने संविधान को शरीर कहा तो उद्देशिका को उसकी आत्मा कहा, और पुनः गोलकनाथ प्रकरण में हिदायतुल्लाह जी ने भी संविधान की आत्मा को उद्देशिका कहा कि उद्देशिका जो है संविधान की आत्मा है। अर्थात उद्देशिका ही वह आधार है जिस पे संविधान रूपी अट्टालिका स्थापित है। तो यह संविधान का सारांश, निचोड़ या संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है और इसी की व्याख्या पूरा संविधान है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, इसका स्रोत क्या है? उद्देशिका का स्रोत। तो उद्देशिका का स्रोत जो है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव और यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। अर्थात उद्देशिका या प्रस्तावना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका आधार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है। जब संविधान सभा का गठन हुआ 9 दिसंबर 1946 को, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। तो पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना का आधार है। यही प्रस्तावना का आधार बना और इसे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहित किया गया है। ये तो हुआ संविधान का स्रोत। उद्देशिका का स्रोत। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न कि क्या उद्देशिका संविधान का
अंग है? तो प्रारंभ में 1960 के इनरी बेरुवाड़ी प्रकरण, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उद्देशिका जो है संविधान का अंग नहीं है। उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, लेकिन 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के प्रकरण में और पुनः एस.आर. बोम्मई वाद में इन दोनों प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग है। तो प्रारंभ में 1960 के बेरुवाड़ी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अंग मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन 73 के केशवानंद भारती केस और एस.आर. बोम्मई के केस में इसे अंग स्वीकार कर लिया। तो वर्तमान में उद्देशिका संविधान का अंग है। इनरी बेरुवाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे अंग नहीं स्वीकार किया, लेकिन इसी में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जहाँ भी संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट होगी तो वहाँ उद्देशिका के आधार पर उसकी व्याख्या किया जाएगा। और केशवानंद भारती केस में इसे संविधान का अंग तो स्वीकार किया, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि उद्देशिका जो है न्याय योग्य नहीं है। यह भी जो है केशवानंद भारती केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई डिसीजन नहीं दिया जा सकता, कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। तो वर्तमान में इस प्रश्न का उत्तर यही होगा कि क्या उद्देशिका संविधान का अंग है, तो इसका उत्तर होगा हाँ है। और किस केस में इसको स्वीकार किया गया, तो केशवानंद भारती और एस.आर. बोम्मई केस में इसको संविधान का अंग स्वीकार किया गया, जबकि 60 के बेरुवाड़ी के प्रकरण में इसे अंग मानने से इनकार कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो यह भी प्रश्न आ सकता है कि किस केस में मतलब अंग नहीं माना गया था या किस केस में अंग माना गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न, क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है? तो 1973 के ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है, लेकिन केशवानंद केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचा या मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को प्रस्तुत किया और उसने कहा कि लेकिन उसके आधारभूत ढांचे या मूलभूत ढांचे या मूल भावना
तीनों एक ही अर्थ को इंगित करता है कि मूल भावना को नष्ट नहीं किया जा सकता। अर्थात संसद आर्टिकल 368 के तहत संविधान के अन्य अंगों की भांति उद्देशिका में भी संशोधन कर सकता है, लेकिन कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे संविधान का आधारभूत ढांचा, मूलभूत ढांचा या मूल भावना पर आघात हो। अगर संशोधन के द्वारा उसके आधारभूत ढांचे पर प्रहार किया जाता है, अगर आधारभूत ढांचा नष्ट होता है तो ऐसा संशोधन अमान्य होगा, अवैध होगा। किंतु अगर उसके आधारभूत ढांचे पर आघात नहीं होता तो संशोधन किया जा सकता है और संशोधन वैध होगा। अब प्रश्न उठता है कि आधारभूत ढांचा या मूलभूत ढांचा यह क्या होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो आधारभूत ढांचे या मूलभूत ढांचे का निर्धारण समय समय पर ये दे दिया गया है, यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को, कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में ही आधारभूत ढांचे या मूलभूत ढांचे का निर्धारण करेगी। तो ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है कि कोर्ट ही जो है समय समय पर आधारभूत ढांचे या मूलभूत ढांचे का निर्धारण करेगा। जैसा कि एसआर बोम्मई केस में एसआर बोम्मई प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा घोषित किया। तो पंथ निरपेक्षता ये आधारभूत ढांचा है, किसी भी कंडीशन में किसी भी संशोधन के द्वारा संसद जो है पंथ निरपेक्षता को नष्ट नहीं कर सकता। ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगा जिससे पंथ निरपेक्षता बाधित हो। तो ये आधारभूत ढांचा है और इसका निर्धारण समय समय पर सुप्रीम कोर्ट को करने का अधिकार है कि कौन सा भाग या कौन सा अंग संविधान का आधारभूत ढांचा होगा, इसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसी आधार पे केशवानंद भारती केस को ध्यान में रखते हुए संसद ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया। संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके कुल 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता। इस राष्ट्र की एकता और अखंडता को जो है पहले से ही संविधान में मौजूद था। राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता ये पहले से ही संविधान में विद्यमान था। तो राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ा दिया गया। तो ये 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको किया गया और अब तक जो है उद्देशिका में 1 बार संशोधन हुआ है। 1 बार संशोधन हुआ है, वो भी 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ है और ये 3 शब्द जोड़े गए। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यद्यपि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उस संशोधन को चुनौती भी दिया जा सकता है।
चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। और चुनौती का आधार क्या होगा कि क्या कोई ऐसा संशोधन तो नहीं हुआ है जो आधारभूत ढांचे को नष्ट करता हो। आधारभूत ढांचे को नष्ट करता हो। तो इस आधार पे जो उद्देशिका में संशोधन होगा उस पर चैलेंज भी किया जा सकता है कोर्ट में कि अगर जो संशोधन हम कर रहे हैं उसके द्वारा जो भी शब्द जोड़ रहे हैं उससे संविधान की आधारभूत ढांचा या मूल भावना पर तो कोई चोट नहीं पहुंचा है। अगर वह चोट पहुंचा होगा तो उस संशोधन को अमान्य अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो इस आधार पे इसे चुनौती भी दिया जा सकता है कोर्ट में। और अब तक एक बार संशोधन किया गया। तो इसका भी उत्तर होगा कि क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। और यह अधिकार संसद के पास है आर्टिकल 368 के तहत। आर्टिकल 368 के तहत यह संशोधन संसद कर सकती है और एक बार 1976 में किया भी गया है। अब हम लोग देखेंगे पारिभाषिक शब्दावली। उसके पहले उद्देशिका का प्रारूप देख लेते हैं। उद्देशिका का जो प्रारूप है उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, और
राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये पूरा उद्देशिका जो है हम भारत के लोक से लेकर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित तक पूरा एक वाक्य में है, कहीं बीच से खंडित नहीं है। तो हमने यहाँ पर इतने को ही लिखा है, जहाँ से प्रश्न आपको देखना है, समझना है कि प्रश्न कैसे बनते हैं। ये तो हुआ उद्देशिका का प्रारूप। इसमें पहला प्रश्न कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हम भारत के लोक से होती है, और इस पारिभाषिक शब्द का अर्थ क्या है। दूसरा, इसका क्रम भी पूछता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य, यहाँ तक इसका क्रम भी पूछता है। इसके बाद इसमें 3 प्रकार की न्याय की बात करता है। ये इसके नागरिकों को, अपने नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय सुनिश्चित करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता भी अपने नागरिकों को प्रदान करती है, तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये 2 प्रकार की समता भी अपने नागरिकों को सुनिश्चित कराती है। अब इसके बाद यहाँ हमने इसे रेड पेन से लिखा, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो इसे जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि मूल संविधान में या 1976 के पहले, जो 1976 के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, वह 1977 से लागू हुआ। तो 1976 या 77 के पहले या 42वें संविधान संशोधन के पहले या मूल संविधान में कौन कौन से शब्द नहीं थे, या मूल संविधान में उद्देशिका का प्रारूप कैसा था। तो वहाँ प्रारूप होगा कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये नहीं होगा, पंथ निरपेक्षता नहीं होगा, तथा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यहाँ तक के बाद व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता, बस यहीं तक, यही मूल प्रारूप था। इसको जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। और इसमें संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करने का तिथि का भी वर्णन है, 26 नवंबर 1949 को, या संवत में अगर पूछे तो 2006 विक्रमी को ये अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। और किसके द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। तो ये उद्देशिका का प्रारूप है। अब इसमें हम लोग पारिभाषिक शब्दावली का अध्ययन करेंगे कि हम भारत के लोग का क्या अर्थ है, प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है, समाजवादी का अर्थ क्या है, पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है, लोकतंत्र या गणराज्य का क्या अर्थ है। इसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक की चीज़ों में अभी उद्देशिका या प्रस्तावना में जहाँ तक आप लोग पढ़े, कहीं कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई दिक्कत हुई हो समझने में, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम अगले वीडियो में उसको हल करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।